हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में यूपीपीसीएस 2024 के प्रीलिम्स के लिए सीसेट के बारे में बात करने वाला हूं। तो इसलिए ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो यूपीपीसीएस के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। आरओ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आरओ में सीसेट नहीं आती है, उसमें हिंदी आती है। तो ये वीडियो सीसेट के बारे में पूरा आपको एक एक चीज क्लियर कर देगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो सीसेट है उसमें किसी भी कैंडिडेट को इसको लाइटली नहीं लेना है। सीसेट में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप उसको पहले से अगर तैयार कर लेते हैं और अगर आपके दिमाग में ये चीज क्लियर होती है कि कितना भी कैसे पेपर आ जाए, थोड़ा बहुत अगर चीजें टफ भी आती हैं, आई विल बी एबल टू क्लियर इट। तो ये जो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है इस चीज पर फोकस करने में कि अब आप पूरा ध्यान अपना जीएस पर लगा सकते हो। जो पहला पेपर है उस पर आप अपना पूरा फोकस रख सकते हो क्योंकि आपको पता है कि सीसेट आपका आराम से हो जाएगा, उसमें इतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट उसको क्लियर करोगे कैसे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजें होती हैं, उन पॉइंटर्स को आपको समझना होता है। मैं यहाँ पर आपको दो चीजें बताऊंगा। एक जो मैं किया करता था जिससे मुझे हेल्प मिलती थी, मुझे पर्सनली कभी दिक्कत नहीं होती थी सीसेट में, मेरा पूरा फोकस इस चीज पे रहता था कि जीएस में कैसे चीजों को स्कोर करना है, कैसे उसमें बढ़िया करना है। और मैं कहीं ना कहीं ज्यादा बेटर इसीलिए कर पाता था बिकॉज मेरे सीसेट में मुझे ध्यान नहीं लगाना पड़ता उतना। और दूसरा तरीका मैं ये भी बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हो। अब इसमें जो कुछ चीजें समझने वाली हैं उनको समझाने की कोशिश मैं आपको यहाँ पर वीडियो में करूंगा। 15 से 20 मिनट का वीडियो हो सकता है, बहुत इन डेप्थ चीजें समझाऊंगा। अगर आप इनको इंप्लीमेंट करोगे सीसेट आपका किसी हालत में नहीं रुकना है, भले ही आपके एक दो सेक्शन वीक हो लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो सबसे पहला पॉइंटर ये है, मैं क्या करता था पर्सनली, मेरा ये था कि मेरी मैथ्स बहुत वीक थी क्योंकि मेरा साइंस का बैकग्राउंड था। तो मेरी बायोलॉजी वगैरह पढ़ने के चक्कर में मेरा मैथ्स का क्वेश्चन आप कह सकते हो कि पहले ठीक था बाद में बेकार हो गया था। तो मैं क्या करता था कि अगर मैथ के 18 क्वेश्चन भी आ रहे हैं ना, मैं उसमें से एक भी अटेम्प्ट नहीं करता था। अगर मैं 2-4 अटेम्प्ट करता तो उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब गलत हो जाते, मुझे रहता था कि हाँ भाई ये सब तो कर लेंगे। जैसे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन है या कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन है, परसेंटेज के क्वेश्चन है, ये उसमें आते हैं। कुछ उसमें कुछ ऐसे आते थे, ज्योमेट्री वगैरह के क्वेश्चन कुछ एक दो आ जाते थे, तो वो लगता था कि हाँ भाई ये कर लेंगे। बट मुझे लगता था कि यार इसमें टाइम ज़्यादा जाएगा, उसमें मैं रीजनिंग वगैरह के और इंग्लिश हिंदी के क्वेश्चन है वो ज़्यादा ईजिली कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता था, मैं मैथ्स पूरा छोड़ देता था। 17-18 क्वेश्चन जो आ रहे हैं मैं छोड़ देता था। व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मैंने ये फोकस किया कि भाई हिंदी में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 से 22 आ रहे हैं या 25 तक आ जा रहे हैं। इंग्लिश में कितने आ रहे हैं, 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। 15 में 5 जो होते थे वो पैसेज के होते थे, बाकी जो एक एक दो क्वेश्चन है वो इससे आ जाते हैं। जैसे सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, फ्रेजल वर्ब्स हो गए। इंग्लिश में ये सब पूछ रहता है। एक क्वेश्चन आपका डायरेक्ट इंडायरेक्ट से आता है, एक आपका एक्टिव पैसिव आता है, एक आपका आता है कि सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है, इस तरीके के क्वेश्चन। तो इन सबसे एक एक क्वेश्चन आता ही आता था। वो इंटर बेसिस का ही आता था। इंटरमीडिएट में जो आपने इंग्लिश पर रखी होती है ना उसी लेवल का आता है, बहुत ज़्यादा हाईफाई नहीं आता। तो वो अगर आपने कर रखा है, और इंसान जनरली 2-4-5 एग्जाम देता ही है, जैसे बैंक के इधर उधर के। तो पहले मैंने जब वो आईपीएस पीओ के एग्जाम पहले दे रखे थे मेंस के, तो उससे क्या है इंग्लिश थोड़ा डिसेंट हो जाती है इंसान की। जस्ट इन केस अगर आपकी प्रैक्टिस वगैरह नहीं भी है उन पर्टिकुलर चीज़ों को पढ़ने की, जैसे डायरेक्ट इंडायरेक्ट एक्टिव पैसिव है, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी एसएससी और बैंक इन सबके एग्जाम में थोड़ा बहुत अगर आती रहती है तो आपका रिवीजन होता रहता है। तो इंग्लिश में दिक्कत होती नहीं थी, इंग्लिश को टारगेट कर लिया। हिंदी में क्या होता था, हिंदी में सेम ये होता है कि जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे उपसर्ग प्रत्यय हो गया, पर्यायवाची हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, विशेषण विशेष हो गया, और आपका जो लैंग्वेजेस होती हैं जैसे खड़ी बोली, जो हिंदी खड़ी बोली है उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हो गए, और आपके जो स्वर एंड व्यंजन होते हैं इनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हो गए। तो इस तरीके, और 5 नंबर का पैसेज आता ही आता है, वो फिक्स्ड है। तो इस तरह से आपके 20 से 25 क्वेश्चन मिला करके आते थे। पर्यायवाची से 2 पूछे जाते हैं, उपसर्ग प्रत्यय भी जनरली 2 ही आते हैं, बाकी विशेषण विशेष से तत्सम तद्भव इन सबसे एक एक क्वेश्चन करके 5 नंबर के पैसेज मिला करके कहीं ना कहीं 18 से 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन इसी तरह से सही हो जाते थे। तो हिंदी में अगर आपने मान लीजिए 25 से 20 कर लिए या 18 कर लिए, और इंग्लिश में आपके 15 आ रहे हैं, उसमें से अगर आपने 15 में से 12 भी कर लिए या अगर आपने 10 भी कर लिए, तो उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट सेक्शन बचता है वो बचता है आपका रीजनिंग का। देखो टोटल 5 सब्जेक्ट आते हैं मेजर सीसेट में, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया। इसमें आपको ये आपका एक होना चाहिए जो मैं ध्यान रखता था कि मैथ्स को मैं छोड़ देता था, इंग्लिश हिंदी डिसेंट कर लेता था, मतलब 90-95% तक सही हो जाती थी। रीजनिंग में ये देखता था कि भाई जो इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन है उनको पहले कर लो। जैसे अगर मान लो हिंदी के रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं या 22 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 22 में से मैं 15 इजी वाले पहले कर लेता था। और उसके बाद मुझे पता चलता था कि भाई मेरे हर हालत में 80 से 85 नंबर 90 नंबर आ जाएंगे। उसके बाद मैं अटेम्प्ट भी नहीं करता था, मैं आराम से अपना रेस्ट करता था, मेरा इतना दिमाग काम भी नहीं करता था। बिकॉज जैसे ही आपका वो 4-4:30 बजे के आसपास का जो टाइम होता है ना, आधे घंटे बाद जो रह जाते हैं, उसमें फिर बस मैं ओमआर वगैरह भर के रख लेता था और मैं बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता था। मैं ओवर अटेम्प्ट नहीं लेता था कि मैं 100 के 100 क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैथ के भी उसमें देख रहा हूँ, क्योंकि कोई फायदा नहीं है भाई। 66 मार्क्स आपको लाने, 70, 75, 80 नंबर आप सेफली अगर आप ला रहे हो, मान के चलो कि आपको मतलब ये रखना है कि 75 मेरे आ जाए, एकदम 66 के आसपास भी ना हो, 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए, पता लगा कि आपका नहीं निकला, फिर गलत हो गया। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 75, 80 या 82 के आसपास अगर आप बना रहे हो, आपको पता है कि भाई इतना तो आ जाएंगे, एक दो क्वेश्चन का मार्जिन लेकर रखो, उससे ज़्यादा अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, उतना बना रहे हो उसके बाद में छोड़ दो, फालतू में अटेम्प्ट करने के चक्कर में नेगेटिव भी हो जाते हैं। तो ये तो था कि मेरा प्लान। अब आप क्या कर सकते हो, अब इसमें देखो बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको मैथ्स में दिक्कत होगी, मैथ छोड़ दो, मैथ्स में दिक्कत है मैथ छोड़ दो। रीजनिंग में दिक्कत होती नहीं है जनरली, रीजनिंग में बस इतना खेल होता है, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लोगे। बाकी रीजनिंग कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप कर ही नहीं पाओगे, किसी भी इंसान को अगर आप टाइम दे दोगे तो रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेगा। मेजॉरिटी के क्वेश्चन, अगर मान लो 22 क्वेश्चन आ रहे हैं, 22 में से 17 से 18 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डुएबल होते हैं। इट जस्ट कि टाइम की वैल्यू होती है, टाइम मैटर करता है। जिसने प्रैक्टिस कर रखी है वो हो सकता है 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, 1 मिनट में कर ले। जिसने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है उसको हो सकता है कि उसमें जो पैटर्न है या जो उसमें जो फॉर्मुला है या जो उसका आंसर है उसको निकालने में उसे 3-4 मिनट भी लग जाए, बस इतना गेम होता है। तो उसमें आपको ये देखना है कि जैसे 20-22 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें आप 14-15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत आराम से करने लायक होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का होगा, 2-3 क्वेश्चन आपके 3 क्वेश्चन कम से कम आपको कोडिंग डिकोडिंग को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको डायरेक्शन डिस्टेंस का एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ऑर्डर एंड रैंकिंग के 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट आपको कभी देखने को मिल जाते हैं 1-2 क्वेश्चन।
कैलेंडर का एक क्वेश्चन आता ही आता है। इसी तरीके से जो काउंटर फिगर्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें आपको एक ऐसा फिगर दिया होगा, उसमें कह देंगे कि आप ट्रायंगल काउंट करिए, या फिर जो रेक्टेंगल है उसको काउंट करिए। तो इस तरीके की कुछ मतलब सर्कल काउंट करने को दे देगा। तो ये सब वाले जो क्वेश्चन आते हैं, इसको आप मतलब ऐसे नहीं आपको मालूम है फॉर्मूला, तो आप गिन लो, उसको काउंट कर लो। तो इस तरह से ऐसी चीजें होती हैं जो आप कर सकते हो आराम से। 2 क्वेश्चन आपके नंबर सीरीज के आते हैं, वही बेसिक उसमें कि 2 का 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये सब जो है यही सब उसमें फॉलो होता है। कभी कभी माइनस में चलता है, कभी कभी प्लस में चलता है। तो ये सब बहुत बेसिक चीजें होती हैं। थोड़ा थोड़ा उसको ध्यान से देखोगे, दिमाग लगाओगे, हिट एंड ट्राई करोगे, आपको क्वेश्चन निकल आएगा। तो आपको अपना जो मोड ऑफ एक्शन है वो इस तरह से रखना है कि जो हिंदी है उसमें ट्राई करो कि यार जो बेसिक चीजें आ रही हैं। अब ऑब्वियसली आर का एग्जाम भी है आपका, ज्यादातर लोगों ने दोनों फॉर्म डाल रखे हैं। तो जो मेन टॉपिक्स हैं, जैसे विशेषण विशेष हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, वाक्यवर्तनी शुद्धि के 2 क्वेश्चन आते हैं, पर्यायवाची के 2 क्वेश्चन आते हैं, इन सबको आर के लिए पढ़ी रहो, वो सब उधर हेल्प कर जाएगा। उपसर्ग प्रत्यय आर में नहीं है, उसको आप यूपीपीसीएस के लिए अलग से पढ़ लो। अब जैसे संधि है, एक क्वेश्चन फिक्स है यार, आता ही आता है भाई, संधि पढ़ लो, वही गिनी चुनी 3-4 संधि है, उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं के उसमें एग्जांपल दिए होते हैं, वो एग्जांपल आपने पढ़ लिया, उसमें डायरेक्ट पूछेगा कि दीर्घ संधि है, गुण संधि है, व्यंजन संधि है, यौन संधि है, या फिर अयादि संधि है। इसी तरीके से समास पूछता है, एक समास फिक्स है कि भाई आता ही आता है, फिक्स है, वो पढ़ लो भाई। तत्पुरुष समास है, या अव्ययीभाव समास है, या फिर द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, ये उसमें देख लो। 4-5 के आपने जो एग्जांपल है उनको देख लिया, उसी में से आपके एग्जांपल एक से पूछ लेता है कि भाई इसमें कौन सा समास होगा। समझ लो मैं क्या कह रहा हूं। तो हिंदी में थोड़ा सा पढ़ लोगे तो आपको रिटर्न देगा। 25 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, आराम से आप 20-22 कर सकते हो। 20-22 अगर आते हैं तब भी आप आराम से उसमें से 18 के आसपास क्वेश्चन कर सकते हो 22 में से, मतलब बहुत आसानी से हो जाएंगे ये। जो क्वेश्चन लैंग्वेज वाला आता है या जो स्वर एंड व्यंजन वाला आता है वो थोड़ा टफ होता है। अब भाई मुझे काका का नहीं आता, मैं सही बता रहा हूं, मुझे काका का नहीं आता, मुझे बताने में कोई शर्म नहीं है, तो मैं वो क्वेश्चन गलत कर देता था। लेकिन जो बाकी क्वेश्चन मैं सही कर लेता था। वो काका का मुझे नहीं आता था, या कह लो कि वो मैं उसमें होता है ना कि ऐसे कौन से आपके हैं जो आप जब आप उनको बोलोगे तो उसमें आपका ओष्ठ व्यंजन वगैरह कौन से हैं, जिसमें आपकी जो लिप्स हैं, जो होंठ हैं, इनकी जरूरत पड़ती है उसको प्रोनाउंस करने में। तो ये सब नहीं मैं कर पाता था। लेकिन जो बाकी के है ना, जैसे समास हो गया, संधि हो गया, ये सब मुझे रटी हुई थी, मतलब बहुत पहले से अच्छा था, संस्कृत वगैरह इतनी ठीक थी कि कर लेते थे। तो आप इस तरह से हिंदी में अपना फ्रेम कर लो पहले से, तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई कैसा भी पेपर आ जाए, अगर 22 क्वेश्चन आएंगे तो 17-18 कहीं नहीं गए, यहाँ 17-18 मिल गए, हिंदी में 15 आ रहे हैं, 10 से 12 आपके मिल जाएंगे। अगर आपने नॉर्मल फ्रेजल वर्ब देख ली, सिनोनिम एंटोनिम देख लिए, वर्ड के जो सिनोनिम एंटोनिम होते हैं ना वो देख लिए, फिल इन द ब्लैंक्स आप कर लोगे, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक क्वेश्चन पक्का है। और 5 नंबर के पैसेज इतना अगर आपने कर लिया तो हिंदी में आपके 15 में से या 13-14 क्वेश्चन, अगर 12 क्वेश्चन आते हैं उसमें से आपके 10 क्वेश्चन कहीं नहीं गए भाई। 1-2 क्वेश्चन टफ हो छोड़ देना। स्पेलिंग एरर बिल्कुल बच्चों वाली जो स्पेलिंग होती है वो दे देगा। जैसे एक्यूरेट है, एक्यूरेट को दे देगा कि इसमें जो मिस स्पेल्ड वर्ड है उसको आप आइडेंटिफाई करिए, भाई वो तो कर लोगे ना, एक्यूरेट लिखना सभी को आता होगा। तो 4 ऑप्शन होते हैं, ध्यान से देखोगे उसमें स्पेलिंग एरर पहचान जाओगे। पंचुएशन का क्वेश्चन आता है, बहुत बेसिक सा होता है यार, मतलब इंटर पास किया है ना बस कर लोगे, उसमें इतना दिक्कत नहीं होती है, उसमें बहुत ज्यादा इवन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। पढ़ने की जरूरत पड़ती है थोड़ा बहुत, आप कह सकते हो कि एग्जांपल वगैरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव में, और जो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वगैरह होते हैं, कंपाउंड होता है कि सिंपल को कंपाउंड कैसे चेंज करें सेंटेंस को, वो थोड़ा सा देखने वाले होते हैं। कभी-कभी जो फ्रेजल वर्ब है वो टफ होती है, मेरा वो भी कभी-कभी गलत हो जाता है। जैसे अगर मान लो 2 क्वेश्चन आए तो वैसे जनरली सही होता था, कभी-कभी गलत हो जाता था। इडियम वगैरह जो होते हैं ना, इडियम वगैरह, वो जनरली उसमें क्या होता है, कोई अगर इजी वाला है तो आप सही कर लोगे, कोई अगर बहुत टफ आ गया तो उसको छोड़ देना, क्योंकि आप 1000, 2000, 3000 तो याद करोगे नहीं। कोई बहुत डेली लैंग्वेज में जो यूज होते हैं वो अगर इडियम फ्रेज आ गया तो वो आराम से कर ले जाओगे। तो यहाँ से आपने करीब 18 से 20 क्वेश्चन हिंदी में बना लिए, 10 से 12 क्वेश्चन आपके हो गए इधर इंग्लिश में। रीजनिंग का मैंने आपको बताया कि उसमें जो टॉपिक मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था उनको कर लेना। सोर्स क्या होगा, सिर्फ भाई पीवाईक्यू कर लेना, सिर्फ पीवाईक्यू कर लोगे, बिलीव मी आराम से चीजें हो जाएंगी। उसके बाद से चीजें नहीं आती हैं। जिसकी मैथ्स अच्छी वो मैथ्स ऑब्वियसली करेगा, तो उसको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी रीजनिंग में, या फिर वो इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट ड्रॉप कर सकता है, या उसको अगर कम भी करेगा तो उसका मैनेज हो जाएगा। लोगों के साथ ये दिक्कत होती है कि या तो उनका मैथ्स वीक होता है एक्सक्यूज मी, या तो उनका मैथ्स वीक होता है, या फिर रीजनिंग में उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, या कभी-कभी क्या होता है इंग्लिश या हिंदी में से एक सब्जेक्ट वीक होता है। तो अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आपको फिर उसमें एडवांटेज रहता है। एक चीज ध्यान रखना, आपका कोई एक सब्जेक्ट वीक है या नहीं है, लेकिन जो इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल है उसको आपको तैयार करना ही करना है। सोर्स क्या है, पीवाईक्यू है। 2016 से लेकर के 2023 तक के सीसैट का जो पेपर है उसको आप सिर्फ और सिर्फ अगर सॉल्व कर लोगे, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स के जो पेपर है, मतलब जो क्वेश्चंस आए हुए हैं हर साल 20-22-18 क्वेश्चन आते हैं, उनका एक्सप्लेन सेक्शन जो है ना, जो एक्सप्लेनेशन है, जो व्याख्या है, उसको पढ़ लेना। और हो सके तो आपका कोई दोस्त यार हो ना, उससे केवल ऐसे इधर उधर की बातें मत करना कि भाई क्या खाया नहीं खाया, यू नो ऑल दीस थिंग्स। उसके साथ में ये सब भी कर लेना कि भाई जो टॉपिक्स वगैरह हैं, जो क्वेश्चन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल के आते हैं, उनको थोड़ा डिस्कस कर लेना कि जैसे डेल्फी टेक्निक है तो क्या होता है, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो क्या होता है, या जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो कितने टाइप का होता है, क्या होता है। ऑफिस में अगर कोई एक सीनियर ऑफिसर है, वो अपने अगर जो उसके नीचे वाले ऑफिसर्स हैं उनसे अगर वो बात कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो वर्टिकल कहलाएगा कम्युनिकेशन मोड, वर्टिकल मोड ऑफ कम्युनिकेशन कहलाएगा, या फिर वो हॉरिजॉन्टल मोड ऑफ कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो इस तरह से जो बहुत बेसिक चीजें ना वो कर लेना, वो पीवाईक्यू से करोगे हो जाएगा। तो दोस्त के साथ डिस्कस करोगे ना तो वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फिर उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं, जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए ना, जो जनरली आपके पेपर में ऑप्शन आए हुए हैं एग्जाम में, उनको ध्यान से देख के जाना, उनसे अगले साल क्वेश्चन बन जाता है। बहुत एनालिसिस के बाद ये चीज बता रहा हूँ। आपने अगर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल को ध्यान नहीं दिया और आप सिर्फ और सिर्फ मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश हिंदी के सहारे गए, अगर उन्होंने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल के 35 क्वेश्चन डाल दिए, 35 क्वेश्चन, तो आप क्या करोगे? क्योंकि होता क्या है ना कि 27 से 28 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल के पूछे जा रहे हैं, और मैथ के करीब इसी तरीके से पूछे जाते हैं 18 से 20 या 22 क्वेश्चन, और रीजनिंग के भी 22-22 के क्वेश्चन के आसपास पूछ लेता है। और बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपके इंग्लिश और हिंदी के होते हैं, जैसे 20 के आसपास हिंदी के होते हैं और बाकी आपके 12 से 15 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं। तो इसलिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल में रिस्क आपको लेना पड़ेगा। अगर आपने मान लीजिए 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, 27 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने उसमें से सिर्फ 10 अटेम्प्ट किए, 10 ही अटेम्प्ट किए आपने, तो आपके अगर मान लीजिए उसमें अगर गलत ज्यादा हो गया, सही कम हुआ, तो फिर आपको लॉस होगा। तो इसलिए अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा, रिस्क तो लेना पड़ेगा। और रिस्क अगर लेना है तो थोड़ा पढ़ के जाओ, पढ़ के जाओगे तो रिस्क लोगे तो उसमें चांसेस आर वेरी आई कि सही कर ले जाओगे। अगर 27 में से मान लो कि आपने 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 22 में से 15 भी अगर सही कर लिए, 7 भी गलत किए ना, तो भाई फायदा रहेगा तुमको। समझो इस चीज को। और बिना इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल को तैयार किए या उसको पढ़े बिना
सीसेट को क्लियर करने में दिक्कत आती है, क्योंकि हिंदी में क्या होता है ना कि कई बार कुछ चीज़ें मतलब गलत हो ही जाती हैं, इंग्लिश में कुछ चीज़ें गलत हो जाती है। मान लो आपको ईडियम फ्रेज नहीं क्लिक किया, मान लीजिए कि एक्टिव पैसिव इनडायरेक्ट आपको समझ में नहीं आया, या रीजनिंग में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया किसी चीज़ का आंसर निकालने में, नंबर सीरीज में आपको मान लीजिए कि नींद आ रही है, आपके दिमाग में क्लिक नहीं किया कि इसमें कौन सा फॉर्मुला या कौन सा जो पैटर्न है वो लगेगा। इसी तरीके से जो ब्लड रिलेशन या डायरेक्शन डिस्टेंस से मान लीजिए आपको टाइम लग गया, तो पैनिक हो जाता है इंसान। तो इसलिए अगर आपने पहले से थोड़ा तैयारी कर रखी है ना, आपके पास वेपन्स वगैरह बढ़िया है, तो आपको वॉर में जाने से दिक्कत नहीं, आपको पता होगा मेरे पास इतने जो वेपन है, मेरा जो वेपन सिस्टम है वो इतना तगड़ा है कि मैं अपने दुश्मन से लड़ पाऊंगा, मेरे पास इतना वेपन है, इतना मेरी स्ट्रेंथ है। तो इसलिए आपको पहले से फिगर आउट कर लेना है। मैं क्या करता था, जो लास्ट के 2 हफ्ते होते थे, जैसे मान लो कि 30 तारीख को एग्जाम है, तो 15 तारीख के बाद जो 15 दिन बचते थे उसमें मैं एक हफ्ते में 3-4 दिन, एक दिन हिंदी, एक दिन इंग्लिश, एक दिन रीजनिंग, सबके पीवाईक्यू देख लेता था। और एक साल अगर आप पीवाईक्यू ढंग से कर लोगे ना, तो फिर दूसरे साल जब एग्जाम दोगे तो वो पिछले वाले पीवाईक्यू करने में समय नहीं लगेगा। तो अगर आपने पिछले साल किया था तो इस साल आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से आप चाहो तो पहले कर लो। देखो मुझे कॉन्फिडेंस रहता था, मुझे ऐसा नहीं था कि फेल हो जाएंगे, ये वो पेपर ये आएगा वो आएगा। पेपर मेरे टाइम पर भी टफ ही होता था, ऐसा नहीं है कि बहुत हल्का आता था। इट्स जस्ट कि मुझे कॉन्फिडेंस था कि भाई कुछ भी हो जाए, इंग्लिश हिंदी तो गलत नहीं करेंगे ना यार, इतना मतलब है, रीजनिंग तो गलत नहीं करेंगे, मतलब क्वेश्चन निकाल लेंगे। हाँ मैथ नहीं आती है तो भाई उसको एक्सेप्ट करते थे कि मैथ नहीं आती है, तो मैथ में नहीं खेलते थे। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मैथ अटेम्प्ट करेंगे एंड ऑल। तो बहुत विजन बहुत क्लियर था, प्रायोरिटीज बहुत ही क्लियर थी, दिक्कत नहीं होती थी। तो आप अपना ये देख लो कि आपका हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल किस लेवल का है। अगर आपको चारों सेक्शन में बहुत दिक्कत है, इंग्लिश हिंदी में बहुत दिक्कत है, तो इंग्लिश हिंदी अभी से तैयार कर लो। मेरी तरह मत करना कि भाई बात के 15 दिन के लिए बैठे हुए हैं। मुझे केवल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल देखना होता था, मैं अपने दोस्त के साथ डिस्कस कर लेता था, आधे घंटे कॉल पे बात की सपोज, तो दोनों लोगों ने डिस्कस कर लिया, 4 चीजें उसको जो आती हैं उससे सीख ली, जो चीजें 4 मुझे आती हैं मैंने उसे बता दी। तो इस तरह से क्या है, दोनों को याद हो जाता था। एंड फॉर्चुनेटली ये होता था कि उसको मतलब क्वेश्चन जब एग्जाम में आता था उसको एकदम से देख के याद आता था कि यार मैंने अनुज के साथ बात की थी, और मुझे अपने दोस्त का याद आता था कि यार मैंने उसके साथ डिस्कस की थी। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वाली ये चीज बहुत हेल्प करती है। बाकी जो रीजनिंग वगैरह है उसमें अपना प्रैक्टिस अपने हिसाब से देख लो। अगर आप उसमें अच्छे हो तो उसको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक चीजें देख लो यार की कोडिंग डिकोडिंग है। जैसे कैलेंडर वगैरह है, कैलेंडर वगैरह में एक फॉर्मुला लगता है। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि यार 1995 में 2 सितंबर को ये दिन था, और अब 4 सितंबर को 2024 में कौन सा दिन होगा, या नवंबर में 30 तारीख को कौन सा दिन होगा, इस तरीके से पूछ ले, तो उसमें एक फॉर्मुला होता है, वो लीप ईयर भी और एंड उसके अकॉर्डिंग लगता है कि कितने दिन कट रहे हैं, ये होगा वो होगा। बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे होंगे जो मैं बता रहा हूँ, तो वो आप थोड़ा सा देख लो। अगर आपने वो नहीं देखा हुआ है, हो सकता है कि उस समय आपको क्लिक ना करे और आप गलत कर दो। और यार ये एक क्वेश्चन पक्का होता है, मतलब आते ही आता है, नंबर सीरीज के आते ही आते हैं। और जो ये होता है ना क्यूब वगैरह होती है, स्क्वायर रूट वगैरह होता है, 2 से लेकर के 50 तक, टेबल लेवल बेसिक होती है, कैलकुलेशन वगैरह, ये सब अगर आपको आती है बेसिक कैलकुलेशन, इसमें स्मार्ट हो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हो, तो आपको रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। कोडिंग डिकोडिंग में बहुत बेसिक लेवल की पूछता है, बहुत ऐसी हार्डकोर एकदम जो बैंकिंग वगैरह में आती है वैसी नहीं पूछता है, बहुत ही बेसिक एसएससी टाइप की पूछता है, उसको आप सॉल्व कर ले जाओगे, उसमें कोई ऐसा बहुत हेडेक नहीं होता है। और जो मैथ वाले जिनकी मैथ अच्छी है उनको तो कोई इशू ही नहीं है यार। मैथ में सपोज अगर 20 से 22 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें आप मेजॉरिटी कर लोगे, 80 से 90% तक आप चीजें कर ले जाओगे। हिंदी कर ही लोगे, हिंदी में इतना दिक्कत नहीं होगी, कोई कुछ चीजें आप आरोप के लिए पढ़ी रहे हो यार, जैसे 6 टॉपिक है, वाक्यवर्तनी शुद्धि है, उसके क्वेश्चन आते हैं वो कर ले जाओगे, विशेषण विशेष तद्भव विलोम शब्द, ये सब तो कर ले जाओगे ना यार। तो इसके अलावा जो जैसे उपसर्ग प्रत्यय वगैरह ये नई चीज है, तो इसको अगर चाहो तो पढ़ लेना, नहीं भी पढ़ोगे तो 1-2 क्वेश्चन छोड़ देना। लेकिन जो पर्यायवाची वगैरह है वो तो आरोप के लिए पढ़ा है ना, तो वो आपका सही हो जाएगा। और पर्यायवाची भी इजी आती है, ऐसा नहीं है कि भाई बहुत टफ पूछेगा। जो आपके आरओ के एग्जाम में वगैरह में आते हैं ना, प्री और मेंस में, उन्हीं को घुमा करके यूपी पीसीएस का सीसेट में पूछ देता है, और जो यूपी पीसीएस का सीसेट में पर्यायवाची वगैरह आते हैं ना, वही आपका घुमा करके आरओ के प्री मेंस में पूछ देता है। ना विश्वास हो, पेपर मेरा वीडियो देख लेना, मैंने उसमें बताया हुआ है। और इस बार भी बताया था, मैंने एक लिस्ट वगैरह दी थी, उसमें 130 को 40 बताया था, मैंने कहा ये पढ़ लेना, इसी में से आ जाएगा, पढ़ाया भी था, उसी में से आ भी गए थे। इस बार भी फिल्टर करके बता दूंगा, वो पढ़ लेना, हो जाएगा प्रॉपर। उसमें मतलब लॉजिक होता है यार, ऐसे नहीं है कि कुछ भी पूछ लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले जो कीवर्ड्स हैं उन्हीं को पूछते हैं। ऐसे ही उपसर्ग प्रत्यय में भी होता है, ऐसे ही समास में भी होता है। तत्पुरुष वाला पूछ रहा है कि अव्ययी भाव पूछ रहा है, संधि में भी इसी तरीके से होता है। तो जिनकी मैथ्स अच्छी है उन्हें तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में भी मत रहना। ये मत सोचना कि लास्ट के मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, इंग्लिश भी अच्छी है, हिंदी भी अच्छी है, हम पढ़ेंगे ही नहीं, हम पीवाईक्यू लगाएंगे नहीं, मेरा हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं है, मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अगर आपको है तो ठीक है, लेकिन थोड़ा मेहनत कर लेनी चाहिए। इतना कर लोगे तो सीसेट में दिक्कत नहीं होती है और चीजें आराम से हो जाती हैं। और अगर तुम्हारे अंदर ही कॉन्फिडेंस रहेगा यार पहले से कि मेरी चीजें तैयार है, तो फिर बाकी का जितना आपका टेंशन है ना वो आप जीएस पर दे पाओगे, तो आपका टाइम बहुत बचता है अंदर से। एक स्ट्रेस नहीं होता है कि यार सीसेट में फेल हो गए। और इससे ज्यादा खराब बात कोई हो नहीं सकती कि आपका जीएस क्लियर हो रहा है और आपका सीसेट क्लियर नहीं हो रहा है। पेपर 2 आपको पता होना चाहिए भाई 80 नंबर से कम नहीं आएंगे, 80 नंबर से कम नहीं होंगे, चाहे 1-2 क्वेश्चन कुछ भी हो जाए, चाहे आंसर उसमें रिप्लेस हो जाए, चाहे डिलीट हो जाए, चाहे किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हो, आयोग की तरफ से की में कुछ और आंसर हो, कोई आंसर की मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत ही इजीली क्लियर कर ले जाओगे। सीसेट में ध्यान रखना, ये जो वीडियो है हो सकता है कि बहुत से लोगों को चीजें अभी ना लगे, बट अगर आप ध्यान दोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, अल्ट्रा मोड ऑलरेडी ऑन है, 1 सितंबर से आज से चीजें मैं डालने वाला हूँ, लगातार डालूंगा, तो आप ज्वाइन करोगे तो आपको फायदा होगा। पहली बार अगर मेरा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, अच्छा लगेगा, मुझे भी थोड़ा सा एक्सटर्नल मोटिवेशन मिलती है कि चीजें आप लोगों के लिए हेल्प कर रही हैं, किसी तरह से मैं भी कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ, कुछ चीजें बता पा रहा हूँ, जो शेयर कर रहा हूँ उससे आपको हेल्प मिल पा रही है। थैंक यू सो मच यार।